लॉर्ड राम को एक धार्मिक नेता के रूप में या केवल धार्मिक मुखिया के रूप में याद नहीं किया जाना चाहिए। भारत की जो समन्वित संस्कृति है, कंप्लीट कल्चर है, जिस पर इंडिया को गर्व है, ये टेम्पल नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर यानी स्थापत्य की नागर शैली में निर्मित हुई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान से अधिक मॉन्यूमेंट्स कहीं भी है। अयोध्या का राम मंदिर होगा वो 21st सेंचुरी का एक बहुत बड़ा आर्किटेक्चरल मार्वल होगा, क्योंकि यह अनपैरेलल होगा। यह नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आने वाले कई शताब्दियों तक लोग याद रखेंगे। शालिग्राम स्टोन वो 60 मिलियन ओल्ड, और वो भी नेपाल के गंडक से लाई गई, वो भी एक बड़ी दुर्लभ कृति बनेगी। उससे जो स्टैच्यू बनेगा, उससे जो मूर्ति बनेगी, वो अपने आप में बहुत ही भव्य है। तो अपने आप में ये जो टेम्पल है वो 21st सेंचुरी की एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होने जा रही है कला की दृष्टि से, कि कहीं भारत का हिंदू स्पिरिट का रिवाइवल तो नहीं है, कहीं रिलीजियस रिवाइवल तो नहीं है, जो इंडिया का जो सेकुलर फैब्रिक है उसको थ्रेटेन तो नहीं कर रहा है। विशेषकर इसलिए लगता है कि गवर्नमेंट मशीनरी भी थोड़ा ज्यादा एक्टिव लग रही है। बौद्धिक दृष्टि से जो लॉर्ड राम की व्याख्या है वो केवल एक हिंदू देवता के रूप में नहीं हो सकती। लेकिन ये रामायण की कथा इतनी लोकप्रिय होने लगी, इतनी पॉपुलर होने लगी कि हर भाषा में इसका वर्जन तैयार होने लगा। एक पता नहीं नेगेटिव मानसिकता, इसको मध्यकालीन लक्षण आप कह सकते हैं, जो कि आज के आधुनिक मानदंड पर कहेंगे तो बहुत निंदनीय है, कि जब किसी पक्ष को कोई पराजित करता था तो जानबूझकर उसको डिसग्रेस करने के लिए उसके जो पवित्र स्थान होते थे या उसके टेम्पल्स होते थे उसको पॉल्यूट करने की कोशिश करते थे। पूरे लघु चित्रकारी रामायण की बनी अकबर के समय। अब मुगल दरबार में रामायण की कथा चल रही। शेख अब्दुल्ला जो कश्मीर के लीडर, उन्होंने कहा कि रामायण केवल हिंदू की धरोहर नहीं है, ये संपूर्ण भारतीय की धरोहर है। ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने एक डिफरेंट प्रकार के लेक्चर को लेकर उपस्थित हूं, और यह है इंडिया की कल्चरल अपसर्ज के विषय में परिचर्चा। मैं यहां पर धर्म विशेष की बात नहीं, संस्कृति विशेष की बात कर रहा। अभी पूरे राष्ट्र में उत्सव का माहौल है, लोगों का हाई स्पिरिट है, क्योंकि 22 जनवरी का इंतजार है, जब अयोध्या के उस टेम्पल में लॉर्ड राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। हम अपने इस लेक्चर में बताना चाहेंगे कि लॉर्ड राम को एक धार्मिक नेता के रूप में या केवल धार्मिक मुखिया के रूप में याद नहीं किया जाना चाहिए। दो अन्य बातों के लिए याद किया जाना चाहिए। एक, कि लॉर्ड राम भारत की जो समन्वित संस्कृति है, कंप्लीट कल्चर है, जिस पर इंडिया को गर्व है, उस कंप्लीट कल्चर के जीवंत रूप है समन्वित संस्कृति, जो मैं अपने इस लेक्चर में सिद्ध करूंगा। अब सिद्ध कर सका या ना, कम से कम प्रयत्न तो जरूर करूंगा। दूसरा, कि लॉर्ड राम हमारे नए भारत के सॉफ्ट पावर बनेंगे। ये दोनों चीजें आपको दिखेगी, और इसकी जड़ इतिहास में कहीं ना कहीं जाती है। लेकिन हम इस लेक्चर में पहले आपको थोड़ा अयोध्या के टेम्पल का दर्शन कराना चाहेंगे। आप जिज्ञासु ऑडियंस अब तक पता नहीं कितने इस टेम्पल का कितनी बार दर्शन और कितने सोर्स से कर चुके होंगे, लेकिन मैं इसके थोड़े टेक्निकल पक्ष पर चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, ये टेम्पल नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर यानी स्थापत्य की नागर शैली में निर्मित हुई है। नागर शैली क्या है कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन काल में या पूर्व मध्य काल तक स्थापत्य की 3 शैलियां विकसित हुई, 3 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर। पहला नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर अर्थात नागर शैली, जो कश्मीर से लेकर और विंध्य क्षेत्र तक यह शैली में स्थापत्यों का आर्किटेक्चर का निर्माण हुआ था। दूसरा, विंध्य क्षेत्र से लेकर रिवर कृष्णा नदी तक यह वेसर शैली का क्षेत्र था, इसको खिचड़ी हाइब्रिड शैली भी कहते थे। और कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक यह जो भूभाग है उसमें द्रविड़ शैली के मंदिर बने। और तीनों शैली में ही हिंदुस्तान के बेजोड़ स्थापत्य अनपैरेलल आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स बने हैं। और इंडिया एक तरह से समझे तो मंदिर और स्थापत्यों का राष्ट्र है। हमने बहुत अपने टाइम में बहुत तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ देशों का भ्रमण किया है, और
विश्व के अनेक देशों के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, उन पर कुछ कल्चरल शोध करने की भी कोशिश की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान से अधिक मॉन्यूमेंट्स कहीं भी है। लेकिन ये जो नागर शैली है, इस पर मैं जब चर्चा कर रहा था, तो सबसे पहले इसका जो एवोल्यूशन हुआ था वो गुप्ता पीरियड में हुआ था। गुप्ता पीरियड में एवोल्यूशन हुआ, लेकिन इसका पूरा विकास इस एवोल्यूशन का देखने को मिलेगा राजपूत काल में। गुप्त काल में आपको जो मंदिर देखते हैं, उस मंदिर में आप देखेंगे ऊंचे चबूतरे पर मंदिर बना है, मंदिर में गर्भगृह है, खुले आकाश के नीचे प्रदक्षिणा पथ है। प्रदक्षिणा पथ कहते हैं सैंक्टम सैंक्टोरम को, जिसमें जिसमें आपको चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ कहते हैं सर्कमम ब्यूलेटरी पाथ को, और सैंक्टम सैंक्टोरम गर्भगृह को कहते हैं, जहां पर मुख्य प्रतिमा स्थापित की जाती है। तो जो नागर शैली के मंदिर होते हैं, उसमें जो प्रदक्षिणा पथ होता है, वह जो गर्भगृह के चारों तरफ होता है, जो जिसमें श्रद्धालु घूम सकते हैं, उनका परिक्रमा कर सकते हैं, वह खुले आकाश के नीचे प्राय होता है। हालांकि इसका उल्लंघन भी है, क्योंकि आप अगर नागर स्टाइल में देखेंगे तो आप अलग अलग शैलियां देखेंगे। तो उसमें जो नागर शैली में, जैसे आप देखेंगे, आप मध्य भारत चले जाइए, मैं तो कहूँगा कि अगर आप कुछ मॉन्यूमेंट्स देखना चाहते हैं तो जरूर आप खजुराहो जाइए, वहाँ पर आप चंदेला जो रूलर्स हैं उनके स्थापत्य को देखिए, क्या भव्य स्थापत्य का निर्माण किया है। आप राजस्थान में जाएंगे, ओशिया में जाएंगे, या राजस्थान में आप माउंट आबू में जाएंगे तो वहाँ पर आप चालुक्य शासकों के टेम्पल्स को देखेंगे। आप उड़ीसा में जाएंगे तो आप गंग शासक और गजपति शासक के टेम्पल्स को देखेंगे। तो ये सभी नागर शैली के, भुवनेश्वर में ये सभी नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। मध्य भारत के बहुत ही शानदार मंदिर हैं। कश्मीर में भी ललितादित्य ने मार्तंड मंदिर, और कश्मीर में भी अनेक मंदिर बने। हालांकि वहां के मंदिर में थोड़ा सा वुडन वर्क भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे मंदिर तो डेमोलिश हो गए, अब रहे नहीं, कुछ मंदिर उधर पीओके रीजन में चले गए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा अयोध्या का राम मंदिर होगा, वो 21st सेंचुरी का एक बहुत बड़ा आर्किटेक्चरल मार्वल होगा, क्योंकि यह अनपैरेलल होगा। ये नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आने वाले कई शताब्दियों तक लोग याद रखेंगे, क्योंकि जितना भव्य यह टेम्पल हमें दिखता है, हमें एक ही टेम्पल याद दिलाता है, खजुराहो का महादेव कंदरिया मंदिर, जो मतलब इतने हमें बेहतर। हालांकि वैसे मैं तो माउंट आबू में भी देखा, तो माउंट आबू के मंदिर की विशेषता, कभी आप जाएंगे तो बाहर से रूलर ने कहीं ना कहीं, हो सकता है कि मुस्लिम इन्वेजन के कारण, वहां पर उन्हें बाहर से टेम्पल को बहुत भव्य नहीं बना है, लेकिन अंदर जाने पर उसकी भव्यता को देखकर हम अभिभूत हो गए। लेकिन हाँ, ये जो मंदिर है वो अपने आप में काफी भव्य है, 161 फीट ऊंचा है, और इसकी 3 स्टोरी है बनावट में। इसमें आप कह सकते हैं कि इसकी विशेषता है कि इसमें 392 पिलर्स हैं, बहुत गाइगेंटिक है, विशालकाय टेम्पल है, 44 डोर्स हैं, विशालकाय। और इसका जो बेल है, घंटा जो आवाज निकलती है, वो भी अपने आप में आप बता सकते हैं कि 2100 किलोस, अब उतने मतलब बड़े बेल्स, और उसमें बताया जाता है 15 किलोमीटर तक इसकी आवाज जाएगी, वो भी कहीं ना कहीं मंदिर की विशालता को दर्शाता है। फिर इसमें 5 मंडप है। आप कहेंगे भाई मंडप क्या होता है, तो मंडप कहते हैं पिलर्ड हॉल। जैसे पहले टेम्पल में जो मंडप बनते थे, उस मंडप की विशेषता होती थी कि उसमें बैठकर लोग भजन कीर्तन करते थे, या उसमें कई बार अनुष्ठानिक नृत्य होता था, देवदासियां भी नृत्य करती थी। कई बार वहाँ जो उसके उपासक होते थे या जो डेवोटीज होते थे, वहाँ पर बैठकर मनन चिंतन करते थे। तो पिलर्स, उस तरह के जो मंडप है, मंडप के वो पिलर पर खड़ा हुआ जो एक हॉल होता है, उसी को मंडप बोलते हैं, और वो मंडप के कई यूज होते हैं। तो इसमें भी 5 मंडप हैं और 5 विशालकाय मंडप हैं। अब इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको सैंक्टम सैंक्टोरम गर्भगृह दिखेगा, जहां पर रामलला के स्टैचू है, वो भी अपने आप में भव्य है। बताएं कि उतने, और शालिग्राम स्टोन, वो 60 मिलियन ओल्ड, और वो भी नेपाल के गंडक से लाई गई, वो भी एक बड़ी दुर्लभ कृति बनेगी। उससे जो स्टैचू बनेगा, उससे जो मूर्ति बनेगी, वो अपने आप में बहुत ही भव्य है। और दूसरी बात कि आप सैंक्टोरम गर्भगृह के ऊपर देखेंगे तो वहां पर जो फर्स्ट स्टोर है उसमें राम दरबार है। अब एक बात मैं थोड़ा सैंक्टम सैंक्टोरम के बारे में एक चीज बता दूं, गर्भगृह बोलते हैं मंदिर में जहां मुख्य प्रतिमा रखी जाती है, उसको गर्भगृह बोलते हैं।
तो देखिए हमारी जो दार्शनिक परंपरा है उसमें गर्भगृह की तुलना एक मेरु पर्वत से की गई है। मेरु पर्वत का मतलब है कि एक कह सकते हैं कि दार्शनिक परंपरा के अनुसार कि इस संसार के मूल में एक मेरु पर्वत होता है और ये मेरु संसार के केंद्र में है, यानी संसार का उसका मुख्य ध्रुव कह सकते हैं मेरु पर्वत को। तो जो सैंक्टम सैंक्टोरम है दैट इज सिंबलाइजिंग मेरु पर्वत। उसके चारों तरफ जो प्रदक्षिणा पथ आपको दिखता है वृत्ताकार, वो कहते हैं समय की गति को दर्शाता है। खैर इस मंदिर में फर्स्ट फ्लोर पर राम दरबार है और उसके बाद आप देखेंगे तो 5 मंडप बने हैं, जिसमें नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। और मंदिर के नॉर्थ साइड में अन्नपूर्णा का टेम्पल है और साउथ में हनुमान का टेम्पल है। तो आप देखेंगे तो चारों तरफ इसका बड़ा ही भव्य बनावट है इस टेम्पल का। इसका शिखर की ऊंचाई देखिए, शिखर की बारीकी को देखिए, शिखर और गर्भगृह के बीच के अंतराल को देखिए। तो अपने आप में ये जो टेम्पल है वो 21st सेंचुरी की एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होने जा रही है कला की दृष्टि से। हमें याद आता है कि जब द्रविड़ शैली में राजा राज जो चोल शासक था, उसने जब बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया था, जो 196 फीट ऊंचे पर जब 8 टन के शिखर चढ़ाए गए थे, जब क्रेन नहीं हुआ करता था, तो फर्गूसन नामक एक ब्रिटिश विद्वान ने कहा था कि चोल कलाकारों ने राक्षसों की तरह सोचा और जौहरियों की तरह तराशा। चोलन आर्टिस्ट कंसीव्ड लाइक अ जाइंट एंड परसीव्ड लाइक अ ज्वेलर। मतलब कि सोचा का मतलब है कि बड़ा विशाल का मंदिर बनाई, लेकिन जब उसकी सजावट की तो बड़ी बारीकी से की। और वही चीज हमें अयोध्या के राम टेम्पल में देखने को मिलता है। तो इसलिए ये भारत की एक बहुत बड़ी कलात्मक उपलब्धि होगी, कलात्मक उपलब्धि जो इंडिया को सिंबलाइज करेगी। अब आते हैं हम इसके दूसरे पक्ष पर, लॉर्ड राम और उनके कल्चरल सिंबल पर। देखिए अगर ऊपरी तौर पर कोई देखे, कई बार आपको न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी दिखते हैं। फॉर्चुनेटली आपके हिंदी न्यूज़पेपर उस तरह के आर्टिकल्स नहीं लिखते हैं, लेकिन आप अगर कुछ इंग्लिश न्यूज़पेपर्स और कुछ ऐसे फॉरेन जर्नल्स को देखेंगे तो उसमें बार बार एक पक्ष पर गौर किया जाता है और होना भी चाहिए, हर पक्ष पर विचार होना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि हमारी जो 21st सेंचुरी है और हमारी नई पीढ़ी है, उसकी आलोचनात्मक सोच कुंद ना हो। आलोचनात्मक सोच का मतलब उसकी आलोचना, क्रिटिकल जो ओपिनियन है वो धराशायी ना हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नेगेटिव, क्रिटिकल का मतलब यहाँ पर नेगेटिव से आशय नहीं है, मतलब किसी चीज के विविध पक्षों पर विचार होना चाहिए। और वह विविध पक्षों पर विचार रुक जाएगा तो हमारा ये एक तरह से हमारा सिविलाइजेशनल फेलियर होगा, क्योंकि हम तो शुरू से ही आर्गुमेंटेटिव इंडियंस हैं। जो अमर सेन के शब्दों में कि एंशिएंट टाइम से हम हर चीज को आर्गुमेंट के दृष्टि से देखा और वो आर्गुमेंटेटिवनेस की परंपरा आगे भी बना रहे। तो एक विचार, एक पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं से यह आता है कि कहीं भारत का हिंदू स्पिरिट का रिवाइवल तो नहीं है, कहीं रिलीजियस रिवाइवल तो नहीं है जो इंडिया का जो सेकुलर फैब्रिक है उसको थ्रेटेन तो नहीं कर रहा है। विशेषकर इसलिए लगता है कि गवर्नमेंट मशीनरी भी थोड़ा ज़्यादा एक्टिव लग रही है। तो मैं यहाँ पर एक तथ्य आपको समझाना चाहूँगा कि पहले आपको लॉर्ड राम को समझना होगा, क्योंकि लॉर्ड राम बेसिकली को केवल एक हिंदू स्पिरिट से जोड़ कर देखना थोड़ा सा मतलब उसका पैरोकियल व्याख्या होगी। हमारे जो ऑडियंस हैं और हमारे व्यूअर्स हैं या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी हम यह अपील करेंगे कि भले ही मतलब एक कह सकते हैं कि एक कॉमन पार्लेंस में या पॉपुलर पार्लेंस में इसकी जो भी व्याख्या की जाती हो, लेकिन कभी भी बौद्धिक दृष्टि से जो लॉर्ड राम की व्याख्या है वो केवल एक हिंदू देवता के रूप में नहीं हो सकती। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो भारत का, जब हम समन्वित संस्कृति की बात करते हैं तो मध्यकाल में, और इस्लाम का आगमन तो मध्यकाल में हुआ, मेडिवल एज में। तो इस्लाम का आगमन जो मध्यकाल में हुआ, तो अब साउथ इंडिया में थोड़ा पहले हुआ, नॉर्थ इंडिया में तो आप देखते हो इन्वेडर्स के रूप में, आक्रमणकारी के रूप में ही दुर्भाग्यवश आए। तो प्राचीन काल से ही हमारा ये कंपोजिट कल्चर बनने लगा है। हमारी जो समन्वित संस्कृति तो प्राचीन काल से ही बनने लगी, जैसे वैदिक आर्यंस था। मैं इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता कि वैदिक आर्यंस यहाँ के देसी थे या वैदिक आर्यंस कहीं बाहर से आए थे। इस विवाद को थोड़े समय के लिए हम लोग ताक पर रखते हैं, नहीं तो होगा आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो अगर
जैसे आर्यंस थे तो आर्यंस की अपनी एक संस्कृति थी, और जो गैर आर्यंस थे उनकी भी अपनी संस्कृति थी। जैसे गैर गैर आर्यंस में देखते हैं आप, मूर्ति पूजा है, उनमें भक्ति की अवधारणा है, अवतारवाद की परिकल्पना। तो ये सब बेसिकली यहाँ का जो गैर आर्यन नॉन आर्यन ट्रेडिशन था रिलीजन का, उसमें था। जो वेदों की परंपरा थी वो अलग थी। तो मैं आपको बताऊं कि लॉर्ड राम, रामायण वो एक महाकाव्य है, और महाकाव्य से कि भारत में विकास का एक लंबा इतिहास है, लगभग 1000 वर्षों का विकास का इतिहास है। अगर सबसे आरंभ में देखेंगे तो 4वीं-5वीं सदी ईसा पूर्व से रामायण की कथा का एवोल्यूशन शुरू हुआ, और लगभग वही समय है जब भारत में पुराणों की रचना होने लगी। वेदों के बाद पुराण की रचना अर्ली क्रिश्चियन सेंचुरीज माना जाता है। तो एक तरफ वैदिक देवता है, दूसरी तरफ पुराणिक देवता है। वैदिक देवता है, वो देवता को निराकार रूप में पूजा जाता है, उनका कोई आकार नहीं है, यज्ञ से मंत्रों से उनकी पूजा की जाती है। और जो पुराण है वह पुराण कहीं ना कहीं भक्ति और मूर्ति पूजा पर बल देता है। तो दो संस्कृतियां हैं, यानी वैदिक संस्कृति और पुराणिक कल्चर। इन वैदिक और पुराणिक कल्चर, दो संस्कृतियों के बीच अगर ब्रिज का काम किसी ने किया है तो राम ने, लॉर्ड राम ने। लॉर्ड राम एंड कृष्णा भी, लेकिन यहां हमारे विचार का विषय लॉर्ड राम है, इसलिए हम लॉर्ड राम की चर्चा कर रहे हैं। ये दोनों संस्कृतियों के बीच, यानी वैदिक और कह सकते हैं गैर वैदिक या आर्य एवं गैर आर्य संस्कृति के बीच, यानी वैदिक और पुराण, क्योंकि पुराणों की परंपरा में दोनों है, एक मिश्रित संस्कृति है। तो वैदिक संस्कृति और मिश्रित संस्कृति के बीच का जो सेतु है वो राम की कथा और महाकाव्य है। खैर, वो राम की कथा धीरे धीरे काफी पॉपुलर हुई। मैं आपको बताऊं कि एक समय था कि हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में, यहां पर देवदत्त पटनायक ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लिखी है और मुझे उनका इंटरप्रिटेशन अच्छा लगा। जैसे उन्होंने ये लिखा कि देखिए, एक समय ऐसा था कि जो बुद्धिज्म है वो बुद्धिज्म में एक जातक कथा की परिकल्पना थी। जातक कथा में, बुद्धिज्म में जातक कथा से आशय यह है कि मतलब महात्मा बुद्ध के 550 जन्मों की कथा उसमें सुनाई जाती थी। तो पहले जो ब्राह्मण्स होते थे, या जिसको आप हिंदू धर्म का विकास, हिंदू धर्म शब्द का प्रयोग तो आगे से शुरू हुआ, लेकिन जो हमारी वैदिक ब्राह्मणिक परंपरा थी उस परंपरा में भी लोगों की कोशिश थी कि हम अपने डेवोटी, हम अपने फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाएं। और बुद्धिज्म का भी प्रयास था, बौद्ध पंथ का, कि हम अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाएं। तो उसमें धीरे धीरे बौद्ध पंथ ने बाजी मार ली। कैसे? तो वो लोगों को बुद्ध के जातक कथाएं सुनाते, तो बुद्ध की जो जातक कथा है वो सुनने के बाद लोग इतने एक्साइटेड हो जाते कि लोगों का मतलब मन बुद्धिज्म में रमने लगता। तो जो वैदिक ब्राह्मणिक परंपरा थी वो अपने आप को बड़ा साइडलाइन महसूस की। तो उन्होंने बदले में रामायण और महाभारत की कथा शुरू की। पहले रामायण की कथा, तो रामायण की कथा इतनी पॉपुलर हुई कि धीरे धीरे जो रामायण की कथा उससे एक जन सामान्य जुड़ने लगा। और वाल्मीकि को कहा जाता है, हालांकि ऐतिहासिकता बहुत स्पष्ट नहीं, वाल्मीकि को रामायण, आरंभिक रामायण का रचयिता कहा जाता है, लेकिन ये रामायण की कथा इतनी लोकप्रिय होने लगी, इतनी पॉपुलर होने लगी कि हर भाषा में इसका वर्जन तैयार होने लगा। हम कह सकते हैं कि संस्कृत के बाद जब अपभ्रंश आया तो परमचर्यु, उसमें भी रामायण की कथा लिखी गई। आप देखेंगे तो हर भाषा में, बांग्ला में कृतिवास ओझाकृत बांग्ला रामायण लिखा गया, तो तमिल में इमावरा तारम नामक तमिल रामायण लिखा गया जो कंबन ने लिखी। तो इस तरह से तेलुगु में हर रचना में रामायण कोई न कोई रूप में वर्जन शुरू हो गया। इतना तक कि रामायण की कथा चली गई दक्षिण पूर्व एशिया में, थाईलैंड में और बाकी देशों में। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहां भी उसका लोकल वर्जन शुरू हुआ। तो रामायण इतना पॉपुलर हो गया था, जब तुलसीदास 16वीं सदी में जब तुलसीदास आए, उस समय तक रामायण की कथा लोगों में बहुत हद तक पॉपुलर हो गई थी, और शेष काम तुलसीदास ने कर दिया। क्योंकि देखिए, अब उसका लोकल वर्जन तो अलग अलग लैंग्वेज में था, लेकिन जो हिंदी बेल्ट है, हिंदी बेल्ट जाहिर सबसे पॉपुलर बेल्ट था, तो उसमें जो संस्कृत है, तो संस्कृत पढ़ने और समझने वाले तो कम थे। तो पहले उनका वाल्मीकि का वर्जन था, अब जैसे बांग्ला का वर्जन है तो बंगाल में चल रहा था,
तो नॉर्थ इंडियन पीपल को रामायण की कथा को दिल में उतारने में काम तुलसीदास के रामचरितमानस ने कर दिया। जब तुलसीदास के रामचरितमानस ने जब रामायण लिखी तो घर घर वो रामायण की कथा पहुंचने लगी। जो एक ब्रिटिश विद्वान है गिरियर्सन, उसने रामायण के बारे में कहा कि भाई, चूंकि आप तो जानते हो कि उनका तो वेस्टर्न बाइज था, उसको कहते हैं यूरोसेंट्रिक इतिहास लिखते थे जो फॉरेनर्स थे, तो वो तो हर चीज को यूरोप से तुलना करते थे। तो उन्होंने कहा कि यह प्रत्येक हिंदू के घर का बाइबल है, क्योंकि उनको तो वहां पर यूरोप में क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव से चीजों को देख रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक हिंदू के घर का बाइबल है रामायण की कथा, गिरियर्सन महोदय ने कहा। तो रामायण की कथा काफी पॉपुलर हुई और तुलसी ने, जैसे अगर रामायण की कथा हिंदू बेल्ट में जीवित रही तो वाल्मीकि की वाणी में नहीं, तुलसी की वाणी। और मैं आपको बताऊं कि जब मध्यकाल में भारत में जब मुस्लिम शासकों का आगमन हुआ, तब तक रामायण की कथा बहुत पॉपुलर हो गई थी। अब अभी मैं बाबर का अप्रिय प्रसंग नहीं छेड़ना चाहूंगा, क्योंकि देखिए उसमें दूसरी मानसिकता काम कर रही थी। क्योंकि होता क्या था कि पहले एक पता नहीं नेगेटिव मानसिकता, इसको मध्यकालीन लक्षण आप कह सकते हैं, जो कि आज के आधुनिक मानदंड पर कहेंगे तो बहुत निंदनीय है, कि जब किसी पक्ष को कोई पराजित करता था तो जानबूझकर उसको डिसग्रेस करने के लिए उसके जो पवित्र स्थान होते थे या उसके टेम्पल्स होते थे उसको पॉल्यूट करने की कोशिश करते थे। तो बाबर की जो कथा है, मैं बाबर की कथा में नहीं उलझना चाहूंगा, क्योंकि बाबर एक आक्रमणकारी के रूप में आया था और वो आक्रमणकारी के रूप में ही वो तो 4 वर्ष तक ही जीवित रहा और जैसे तैसे उसने मुगल शासन की स्थापना की, फिर वो यहां से विदा हुआ मतलब उसका डेथ हो गया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब मुगलों का देशीकरण होना शुरू हुआ, लेकिन चलिए मुगल तो हम थोड़ा लेट कर रहे हैं, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जब सल्तनत काल था, तो सल्तनत काल में तो पहले चलिए अलाउद्दीन खिलजी से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक वो सब धीरे धीरे अब हिंदुस्तान में अपनी जड़ जमा रहे थे। जब दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ तो बहुत सारे रीजनल स्टेट्स आए, जैसे गुजरात के स्टेट आए, बंगाल में स्टेट आए, दक्षिण में बहमनी राज्य स्थापित हुआ। तो उसी में बंगाल में एक मुस्लिम शासक थे और दक्षिण में कश्मीर में जैनुल आबिदीन था। तो इन सबों ने इंडिया के जो, देखिए एक्चुअली है क्या कि आपको हिंदुस्तान पर शासन करना है, तो हिंदुस्तान की कल्चर में तो रामायण की कथा इतनी घुली मिली थी कि मुस्लिम शासकों ने भी कहीं ना कहीं उसको संरक्षण दिया। अब जैसे कृतिवास ओझा बंगाल में या तो हुसैन शाह या आजम शाह के दरबार में रहे थे और मतलब उनके द्वारा पैट्रोनाइज हुए थे, उनको संरक्षण मिला था। उन्होंने कृतिवास रामायण की रचना की बंगला में। तो मैं आपको चाहे रूप और सनातन जैसे अधिकारी जो हुसैन शाह के अंतर्गत, वो हिंदू अधिकारी थे जिनको संरक्षण मिला था। कश्मीर का जो जैनुल आबिदीन थे, उन्होंने इस्लामी संस्कृति के साथ साथ हिंदू संस्कृति का भी संरक्षण किया था। तो धीरे धीरे मुस्लिम शासक भी रामायण की कथा से जुड़ते गए। और मैं आपको बताऊं कि जब बाबर तो खैर एक आक्रमणकारी के रूप में आया और चला गया, लेकिन जब अकबर का काल आया, अकबर के समय आप देखेंगे ट्रू इंडिया का जो कंप्लीट कल्चर या हिंदू जिसको गंगा यमुनी संस्कृति कहते हैं, तो वो गंगा यमुनी संस्कृति या कंप्लीट कल्चर ऑफ इंडिया, भारत की समृद्ध संस्कृति, वो अकबर के टाइम में व्यक्त हुआ। अकबर ने बदाऊनी को डिप्यूट किया और रामायण का उसने अनुवाद करवाया। और रामायण का अनुवाद करवा के अकबर के टाइम में आप देखेंगे, आप देखिए इस पेंटिंग्स को। मुगल काल में 3 तरह के पेंटिंग्स होते थे, मिनिएचर पेंटिंग्स, पोर्ट्रेचर पेंटिंग एंड फ्रेस्को पेंटिंग। मतलब कि लघु चित्रकारी एल्बम के रूप में पुस्तक का बनता था। फिर छवि चित्रकारी जिसमें तस्वीर बनती थी, वो किसी लकड़ी या किसी चीज पर या दीवार पर। और फ्रेस्को पेंटिंग, वो फ्रेस्को पेंटिंग जो किसी स्थापत्य के ऊपर चित्र बनाया जाता था। तो आप अगर देखेंगे उसको स्तंभ चित्रकारी बोलते थे। तो ये लघु चित्रकारी में पूरे रामायण की कथा है, क्योंकि बदाऊनी ने पहले पर्शियन में संस्कृत से फारसी में रामायण का अनुवाद किया और फिर उसकी चित्रकारी की गई। पूरे लघु चित्रकारी रामायण की बनी अकबर के समय। अब मुगल दरबार में रामायण की कथा चल रही, तो इंडिया का हुआ ना कंप्लीट कल्चर। तो राम की कथा केवल हिंदुओं का नहीं है, ये पूरी इंडिया का स्पिरिट है। इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं, ये विदेश गया। एक तो पहले एंशिएंट टाइम में ही जब यहां से व्यापारी ब्राह्मण
जब यहां से दक्षिण पूर्व एशिया के लिए गए तो अपने साथ रामायण की कथा लेते गए। और आज देखेंगे आप इंडोनेशिया से लेकर थाईलैंड, कंपूचिया, हर जगह, कंबोडिया में जो एक बहुत भव्य हिंदू टेंपल बना है। और जब ब्रिटिश शासन के समय यहां बहुत सारे इंडेंचर्ड लेबर कहते हैं, करारपत्र अनुबंधित श्रमिक, मतलब बहुत गरीब लोग, निर्धन लोग होते थे, उसको ब्रिटिश कॉन्ट्रैक्टर साइन करा के और दूसरे दूसरे देश में लेबर के रूप में भेजते थे। जैसे मॉरिशस, त्रिनिदाद, यानी लैटिन अमेरिका में गए, अफ्रीका के तटीय क्षेत्र में भेजे गए। जैसे मॉरिशस में आप देखेंगे तो अच्छी खासी संख्या वहां पर आपको दिखेगी। और तो दुनिया के बहुत सारे क्षेत्रों में यहाँ से अनुबंधित श्रमिक के रूप में इंडियन वर्कर्स को भेजे गए, जो 10-15 वर्ष 10 to 15 ईयर्स के अनुबंध पर, कॉन्ट्रैक्ट पर भेजे गए। वो अपने साथ रामायण की कथा लेते, मसाले के खुशबू के साथ रामायण की कथा लेकर गए। पूरे विश्व में ये कथा फैल गई। तो अब जब राम का, जब अयोध्या में स्पिरिट को जब रिसर्जेंस दिख रहा है, यह केवल हिंदू धर्म का रिसर्जेंस नहीं है, यह भारत की प्राचीन संस्कृति का रिसर्जेंस है। इसकी पहचान हिंदुस्तान के कंप्लीट कल्चर से। शेख अब्दुल्ला जो कश्मीर के लीडर, उन्होंने कहा कि रामायण केवल हिंदू की धरोहर नहीं है, राम की कथा केवल हिंदू की धरोहर नहीं है, यह संपूर्ण भारतीय की धरोहर है। तो पहली बात तो अपने मन से निकाल दे कि हिंदू स्पिरिट का रिवाइवल है, इंडिया का कल्चर रिसर्जेंस है, सांस्कृतिक पुनरुत्थान है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा आता है। अब देखिए कैसे सांस्कृतिक पुनरुत्थान नहीं होगा। अब आगे आप राम राज्य को देखिए, उसकी मॉडर्न व्याख्या को देखिए। तो राम राज्य जहां भी व्याख्या हुई है, वह व्याख्या कहीं ना कहीं एक गुड गवर्नेंस की बात की है, और गुड गवर्नेंस सभी जाति और सभी धर्म के लोगों के लिए। मैं आपको बताऊं कि जब गांधी जी ने राम कथा की व्याख्या की और राम राज्य की व्याख्या की, गांधी जी हमेशा राम राज्य की बात करते थे। गांधी जी पर लोग एक प्रचंड हिंदू या डेडिकेटेड हिंदू होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन गांधी जी का जो हिंदुइज्म था या गांधी जी का राम था, वो इंडिया के कंप्लीट कल्चर को रिफ्लेक्ट करता था। गांधी जी ने एक जगह पर कहा था, इस बात को बिपिन चंद्रा ने कोट किया है, कि गांधी के लिए राम राज्य केवल राजा राम का, ऐतिहासिक राम का शासन नहीं था। वो सारा सुशासन जो ब्रिटिश हुकूमत के अगेंस्ट उन्होंने राम राज्य के स्पिरिट को इन्वोक किया था। उनका मानना था कि जहां कहीं सुशासन है वहां राम राज्य, और ब्रिटिश शासन को कुशासन मानते थे। जैसे उन्होंने कहा कि राम राज्य मुस्लिम खलीफाओं के अंतर्गत भी था। क्यों? तो खलीफा लाखों रुपए टैक्स के रूप में वसूल करते थे, जो उनका बहुत बड़ा साम्राज्य था मुस्लिम खलीफाओं का। लेकिन वो फकीर की जिंदगी जीते थे और लोगों के कल्याण के लिए काम करते थे, इसलिए उनका शासन भी राम राज्य। तो राम राज्य कोई ऐसा नहीं कि एक पैरोकियल, एक संकीर्ण सी धारणा है। राम राज्य भारत के सुशासन को, भारत के कंप्लीट कल्चर को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर जो अयोध्या का टेम्पल है, उसको अभी हिंदू और इस मुस्लिम के चश्मे से न देखकर हिंदुस्तान के समन्वित संस्कृति के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, और तभी हम राम और उसके प्रॉपर स्पिरिट को समझ सकते हैं। तो मैंने यही सोचा कि थोड़ा सा हम लोग इस कंप्लीट कल्चर को समझें। अब लास्ट चीज मैं कहना चाहूंगा, जो मैंने आपको पहले लेक्चर के आरंभ में बताया था, कि क्या लॉर्ड राम हमारे नए भारत के सॉफ्ट पावर बन सकते हैं। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, हमारे ऑडियंस और जो स्टूडेंट्स हैं वो इतने इनलाइटेंड हैं कि वो इस बात को भली भांति समझ रहे होंगे कि जब हम सॉफ्ट पावर की बात करते हैं तो क्या हुआ। हार्ड पावर सैनिक शक्ति के आधार पर होता है, लेकिन सॉफ्ट पावर प्रभाव के आधार पर होता है। प्रभाव विचारधारा, जब अपनी विचारधारा से, अपनी संस्कृति से, अपने हाव भाव से, अपने अन्य बातों से आप दूसरे को प्रभावित करते हैं, बिना सैनिक शक्ति, बिना कोई तरह के बल प्रयोग का सहारा लिए हुए, तो सॉफ्ट पावर कहलाता है। तो जो राम है, उनका स्पिरिट हम पूरी दुनिया में सॉफ्ट पावर के रूप में फैला सकते हैं। जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस है, इंडियन डायस्पोरा है, उनमें भी उत्साह है। ये उत्साह केवल इंडिया के अंदर के लोग में नहीं, इंडियन डायस्पोरा में भी उतना ही उत्साह है। तो इंडिया का जो डायस्पोरा है, वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर के रूप में दुनिया में काम कर रहा है।
और जो राम की अपील है वो हर वर्ग हर समुदाय तक पहुंच रही। वह विदेश में भी राम के स्पिरिट को से दुनिया को अवगत करा रहे हैं। तो अभी आप बताइए, यूएई का आप देखते हो जो किंग अभी आए हुए थे, और फरवरी में वहां पर एक मंदिर का उद्घाटन करने भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं। अब एक मुस्लिम राज्य में, मुस्लिम राष्ट्र में एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, और एक ऐसी जो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब है कि ये हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पर जो टेम्पल है वो टेम्पल को हिंदू कल्चर के रूप में नहीं, इंडिया के कल्चर के रूप में एक्सेप्ट किया गया। हाँ, हमें यही ध्यान रखना है कि हम हिंदू, हमारे टेम्पल, मस्जिद, गुरुद्वारा सभी हमारे लिए उतने ही पूज्य हैं और इनमें विरोध नहीं है। ये उन सबके कॉमन स्पिरिट को व्यक्त करते हैं। मैं आपको एक कंप्लीट कल्चर का मैं एक वाकया बता रहा हूं। एक बार मैं जा रहा था, बिहार के किसी रीजन से गुजर रहा था, हाईवेज पर मेरी गाड़ी स्ट्रैंडेड हो गई। तो हम वहीं पर खड़े थे, तो वही सामने एक पेट्रोल पंप पर हमने गाड़ी रुकवाई और इंतजार करने लगे, जब हाईवेज जब क्लियर होगा तो निकलूंगा। तो हाईवेज की एक तरफ हमने देखा कि वहां पर एक हनुमान जी का छोटा सा मंदिर था, और हाईवे के दूसरी तरफ हमने देखा कि एक पीर बाबा का मजार टाइप का था, और पीर बाबा के मजार पर हमें लगता कोई सूफी टाइप के व्यक्ति बैठे हुए थे, और हनुमान जी के मंदिर में कोई साधु टाइप के व्यक्ति बैठे हुए थे। और इन दोनों के बीच देखा कि जब वो साधु बोर होने लगे तो कुछ आवाज लगाई, तो सूफी टाइप के व्यक्ति जाकर साधु के साथ बैठ गए, और वो दोनों मिलकर साथ में कुछ खाने पीने लगे। तो ये मेरे लिए बड़ा ही आश्चर्य का विषय था, और बहुत मतलब सुखद आश्चर्य का विषय। हमने आसपास पेट्रोल पंप के कुछ स्टाफ से उससे पूछा कि भाई क्या माजरा है, तो बहुत अच्छा है, अगर ऐसा हो जाए तो हिंदुस्तान में फिर चमन होगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, एक्चुअली ये यहाँ के जो लोकल है उसमें लोकल लोगों में इस तरह का परसेप्शन है कि अगर हनुमान जी के मंदिर में पहले चढ़ावा चढ़ता है तभी पीर बाबा के मजार पर चादर चढ़ सकता है। ये आपस में सहमति है, मतलब प्यार से सहमति है। जैसे अगर पीर बाबा के मजार पर वो चादर चढ़ाने कोई भक्त पहुंच गए, डिवोटी, तो पहले वो पूछते हैं, जो उनके जो सूफी या काजी हैं वो पूछते हैं कि अच्छा ऐसा है कि क्या आपने हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया है। उन्होंने कहा अगर कह देंगे हाँ तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, नहीं तो कहेंगे कि पहले जाकर आप हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा कर आइए। हमने कहा वाह, यह है इंडिया का कंपोजिट कल्चर, और यही स्पिरिट इंडिया में हो तब क्या समस्या रहेगी। तो मैं स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं अपने लेक्चर को यहीं विराम देता हूं, और मुझे लगता है कि हमने जो लॉर्ड राम का संदेश आप तक पहुंचाना चाहा है उसमें संभवतः मैं सफल हो गया होऊंगा। वैसे निर्णय आप करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू।